आज का हमारा टॉपिक है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी अथवा बाबरनामा में लिखा है कि उसके आक्रमण के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य थे। दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात व बहमनी राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन थे तथा मेवाड़ व विजयनगर हिंदू शासकों के अधीन थे। बाबर का यह कथन सही है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत केवल ऐसे राज्यों का समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी का जो उसे विजित करने की स्थिति और इच्छा रखता हो सरलता से शिकार हो सकता था। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य दिल्ली था। यद्यपि इसका संपूर्ण वैभव समाप्त हो चुका था, कहने को तो दिल्ली का सुल्तान विशाल साम्राज्य का स्वामी था, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसका प्रभाव केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उसके कठोर और मनमाने व्यवहार से उसके सूबेदार, सैनिक अधिकारी और राज दरबारी तंग आ चुके थे। वे सब उसके पतन के आकांक्षी थे। फलस्वरूप दिल्ली राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहे थे। लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। वह काबुल के शासक बाबर से भी गठजोड़ कर रहा था और उसे दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा रहा था। दरिया खां लोदी बिहार में स्वतंत्र शासक बन बैठा था। सारांशतः बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली राज्य पूर्णतया अव्यवस्थित था और निरंतर दुर्बल होता जा रहा था। तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद मालवा के सूबेदार दिलावर खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के शासनकाल में मेदिनी राय नामक एक राजपूत सरदार का दबदबा बढ़ गया था। उससे अप्रसन्न होकर मुस्लिम सरदारों ने उसका विरोध किया। मेदिनी राय ने महाराणा सांगा की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार मालवा के सरदारों में आपसी फूट बढ़ गई। सुदूर पश्चिम में स्थित गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। उसने गुजरात पर 1511 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक राज्य किया। अपने शासनकाल में वह मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों में व्यस्त रहा। पानीपत के युद्ध के कुछ ही दिन पूर्व उसका देहांत हो गया और तब उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। वह बड़ा योग्य और सफल शासक सिद्ध हुआ। आगे चलकर उसका मुगल सम्राट हुमायूं से काफ़ी संघर्ष हुआ। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था, जहां प्रशासक नुसरत शाह था। वह बड़ा योग्य और गुणवान व्यक्ति था। लोग उसके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संतुष्ट थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में बिहार स्वतंत्र हो गया था। बाबर के आक्रमण के समय बिहार शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध हिंदू राज्य था, जिस पर राणा सांगा अथवा राणा संग्राम सिंह का शासन था। कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग संपूर्ण राजपूताने पर था। राणा सांगा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया था। उसने गुजरात के शासक को भी हराया था। राणा सांगा का उद्देश्य भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना था। राणा सांगा निस्संदेह उत्तरी भारत का ही नहीं, संपूर्ण भारत के शक्तिशाली शासकों में से था जिससे बाबर को टक्कर लेनी थी। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी था। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखना चाहता था। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के लिए काबुल के शासक बाबर से पत्र व्यवहार कर रहा था। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उड़ीसा काफ़ी समय से हिंदू राजाओं के अधीन था। यह समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य था, किंतु दिल्ली से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में इसकी विशेष भूमिका न थी। कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण राज्य था। यहाँ सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष चल रहा था।
यहाँ के प्रधान वजीर ने अपने स्वामी सुल्तान मोहम्मद शाह को बाबर की सहायता से अपदस्थ कर स्वयं सत्ता हत्या ली। महमूद तुगलक की मृत्यु होते ही सिंध राज्य स्वतंत्र हो गया था। बाबर के भारत के आक्रमण के समय यहाँ अरबों का अधिकार स्थापित हो गया था। सिंध पर अरब वालों का प्रभाव था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत ही असंतोषजनक थी। ताप्ती नदी की घाटी में बसा हुआ खानदेश छोटा सा किंतु एक समृद्धशाली राज्य था। मलिक राजा फारूकी, मलिक नसीर खां तथा आदिल खां फारूकी खानदेश के प्रसिद्ध शासक थे। आदिल खां फारूकी की मृत्यु के पश्चात महमूद प्रथम यहाँ का शासक बना। यह बाबर का समकालीन था। बहमनी राज्य अपने वैभव को खोकर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसके स्थान पर अब बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों के शासकों में भी परस्पर संघर्ष होता रहता था। इनके आपसी फूट से उत्साहित होकर विजयनगर का शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने आक्रमण का शिकार बनाता रहता था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण में मुस्लिम शक्ति अपने अंतिम दिन गिन रही थी। विजयनगर हिंदू राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का राजा कृष्णदेव राय था। केम पानिकर के शब्दों में वह अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की परंपरा में एक महान सम्राट था जिसका राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। बाबर ने भी विजयनगर के बारे में लिखा है कि राज्य एवं सैनिक दृष्टि से काफिर राजकुमारों में विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगालियों की शक्ति अधिक नहीं थी, फिर भी उन्होंने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। अपनी गतिविधियों के कारण उन्होंने भारत के पश्चिमी समुद्र तट के राजनीतिक एवं व्यापारिक जीवन में अस्थिरता ला दी थी। इससे स्पष्ट है कि बाबर के आक्रमण के समय केंद्रीय शक्ति का पतन हो चुका था तथा समस्त देश में स्वतंत्र शासक अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता में लीन थे। उनमें एकता का अभाव था। लेनपुल ने उस समय की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि विजेता जाति अशांतकारियों की एक भीड़ में बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े प्रांतों के अनेक शासक थे। छोटे छोटे नगरों, जिलों तथा यहाँ तक कि दुर्गों आदि पर वहाँ के सरदारों ने अधिकार कर लिया था और बाबर के लिए बाद पर आक्रमण हेतु उपयुक्त परिस्थितियाँ थीं। उधर बाबर की महत्वाकांक्षा उसे भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मध्य एशिया में असफलता के बाद उसे लगा कि यदि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर बढ़ना होगा। बाबर का चरित्र और क्षमता उसके भारत पर आक्रमण करने में सहायक थे। वह प्रसन्नचित्त, लड़ाकू, युद्धप्रिय, साहसी, कभी हार न मानने वाला, कट्टर सैनिक, मानव चरित्र का पारखी और योग्य सेनापति था। निरंतर युद्धों ने उसे अनुभवी और योग्य सेनापति बना दिया था। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल, उज्बेक, ईरानी और अफगानों से युद्ध करते हुए उसने युद्ध के विभिन्न तरीके सीख लिए थे। उज्बेकों से उसने तुलगमा को सीखा। तुलगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाएं और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से ध्वंसात्मक प्रहार करता था। ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग सीखा। अपने सजातीय तुर्कों से उसने गतिशील घुड़सवार सेना का सफल संचालन सीखा। इस प्रकार अनेक जातियों से संपर्क के परिणाम स्वरूप बाबर ने अपनी युद्ध कला को अति विकसित व वैज्ञानिक बना लिया था। इसी बीच उसे उस्ताद अली नामक एक तुर्क तोपची की सेवाएं उपलब्ध हो गईं, जिसने बाबर को एक शक्तिशाली तोपखाने के निर्माण और बंदूकचियों
की सेना खड़ी करने में सहयोग दिया। कुछ वर्षों बाद उसे मुस्तफ़ा नामक एक अन्य तुर्क तोप विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त हो गईं। इन दोनों तोपचियों की देखरेख में बाबर एक शक्तिशाली तोपखाने का स्वामी बन गया, जो भारत में उसकी सफलता का मुख्य कारण बना। धन्यवाद।